ओके, आज का हमारा टॉपिक है ट्राइकस्पिड अट्रेशिया। ट्राइकस्पिड अट्रेशिया जो है ये टॉपिक हमारा साइनोटिक डिसऑर्डर्स का ही है। ओके, तो ट्राइकस्पिड अट्रेशिया क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड आपको पता है जो भी वाल्व्स होते हैं हार्ट में, तो उसको हम बोलते हैं, जो ये वाला वाल्व होता है यहाँ पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर को कनेक्ट करता है, तो इस वाल्व को हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सा वाल्व है? पल्मोनरी आर्टरी वाल्व है यहाँ पे, ये आयोटिक वाल्व है, ये मिट्रल वाल्व है। तो ये जो वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, हम इसकी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ट्राइकस्पिड अट्रेशिया, अट्रेशिया का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अट्रेशिया का मतलब होता है ईदर एब्सेंस या फिर और क्लोज्ड। ठीक है, या तो बंद होता है या फिर एब्सेंस होता है। तो ट्राइकस्पिड अट्रेशिया में क्या होता है? बचपन से ही, मतलब कंजेनाइटल प्रॉब्लम है ये, जब बेबी का बर्थ होता है तो या तो फिर ये पूरा ही एब्सेंट होता है, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये पूरा ही एब्सेंट होता है, और ये कुछ इस टाइप का होगा। हार्ट जो है वो क्लोज्ड होता है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। या फिर अगर यहाँ पे वाल्व है भी तो वो वाल्व जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होगा, टाइट होगा, वो खुल नहीं पाएगा। तो या फिर ये वाल्व होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा इंटैक्ट होगा, इतना ज़्यादा टाइट होगा कि वो खुल नहीं पाएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन ट्राइकस्पिड अट्रेशिया। ओके, तो ट्राइकस्पिड अट्रेशिया में क्या क्या हम देखते हैं नॉर्मली, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? इटियोलॉजिकल फैक्टर्स सेम है। टेराटोजेनिक फैक्टर्स, अगर कोई भी टेराटोजेनिक फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो फिर चांसेस रहते हैं आगे जाके बेबी को ये होने के। उसके अलावा भी हमने डिटेल में इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पहले सेशन में किए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है ट्राइकस्पिड अट्रेशिया का। ट्राइकस्पिड अट्रेशिया में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही है, हमने देखा साइनोटिक डिसऑर्डर है। तो अगेन वही, जब भी बेबी खुद को एक्सर्ट करेगा, रोने की कोशिश, रोएगा या फिर अपने आप को फीड करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? उसको डिस्निया फील होगा, टैकीकार्डिया भी होगा उनको। उसके अलावा एक नई चीज़ यहाँ पे आ जाती है साइनोटिक डिसऑर्डर्स में, ये चीज़ है कि क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में यहाँ हम एक नई चीज़ पढ़ते हैं जो कि है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। ओके, तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स में क्या हो रहा है? क्लबिंग ऑफ फिंगर्स अगर आप अच्छे से इमेजेस देखेंगे गूगल पे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लबिंग ऑफ फिंगर में नॉर्मली क्या है? नॉर्मल फिंगर ऐसे रहता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर में ये थोड़ा कर्व टाइप का आ जाता है, थोड़ा स्वॉलन या फिर कर्व फील होता है आपको। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर यहाँ पे क्यों हो रहा है? साइनोटिक डिसऑर्डर है, तो साइनोटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या हो रहा है? जो बॉडी है, सिस्टमिक सर्कुलेशन है, वो क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पूरे बॉडी में कैरी कर रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? हर एक पार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ जो छोटे छोटे कैपिलरीज होती है फिंगर टिप्स पे, वो क्या होती हैं? पूरा मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके नेल्स है, ठीक है, ये आपके नेल्स हैं, ये आपके फिंगर है, ये छोटी छोटी कैपिलरीज़ हैं, ये इंटैक्ट है अभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? O2 का सप्लाई हो रहा है प्रॉपर तरीके से। बट जब O2 का सप्लाई यहाँ पे नहीं होगा, O2 यहाँ पे प्रॉपर जो कैपिलरीज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएंगी, तो कैपिलरीज़ कैसी हो जाएंगी? थोड़ी बहुत ऐसे हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे टाइप की। उसकी वजह से क्या होता है? फिंगर का शेप भी आगे से थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ओके, तो ये है क्लबिंग ऑफ फिंगर्स जो कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स क्या क्या करते हैं। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशंस भी सेम है जो हमने पहले डील किया हुआ है।
हिस्ट्री टेकिंग हो गया या फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन हो गया, उसके अलावा ईसीजी करेंगे, एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे, आप इकोकार्डियोग्राफी भी करते हैं ताकि एग्जैक्ट पता लग पाए। उसके अलावा और भी जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स है वो परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कैथेटर, कार्डिक कैथेटराइजेशन जो हो गया, ये सब करते हैं। ओके, इसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट पे, जो कि हमारा मेन है यहाँ पे मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, मेडिकल मैनेजमेंट में हम यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ देंगे वो PGE1 देंगे। PG1 इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन ही है ये। अब यहाँ पे हम प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों दे रहे हैं वो हम देखते हैं। हार्ट में नॉर्मली हमने बात किया कि जो भी प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, अब ये क्लोज़ होने की वजह से, या फिर हम सपोज़ ये ले लेते हैं कि ये बंद है, ठीक है, ये पूरा ही बंद है, ये एब्सेंट है, जो ट्राइकस्पिड है वो प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है। तो अब क्या हो रहा है, जो भी ब्लड यहाँ पे आ रहा है सुपीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से या इन्फीरियर वेना कावा से जितना भी ब्लड आ रहा है यहाँ पे, वो अब राइट वेंट्रिकुलर में नहीं जा पाएगा। अगर राइट वेंट्रिकुलर में नहीं जा पा रहा है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड का जो पास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमने पढ़ा है कि एट बर्थ जब बेबी फीटस होता है, मतलब जब बेबी वूम्ब के अंदर होता है मदर के, तो जो ये एट्रियम है, दोनों एट्रियम के बीच में क्या होता है, फोरामेन ओवेल होता है। तो सपोज़ हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये फोरामेन ओवेल है, ठीक है, फोरामेन ओवेल। तो अब क्या होगा, जब ब्लड यहाँ आएगा, ब्लड यहाँ से इसके थ्रू यहाँ जाएगा, ठीक है, फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जो हमने पहले बात किया हुआ है VSD, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ये जो फोरामेन ओवेल है इसी को हम ASD भी बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। फोरामेन ओवेल जब तक बेबी वूम्ब में रहता है तब तक वो इंटैक्ट रहता है, जैसे ही बेबी बाहर आता है वो अपने आप ही क्लोज हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज नहीं हो पाया तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ASD बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, VSD, लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है, देन वो यहाँ से आएगा राइट वेंट्रिकुलर में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जो ब्लड आ रहा है वो किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, और यहाँ से ब्लड किधर जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से देन किधर जाएगा, लंग्स में, ठीक है, लंग्स में। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो भी फर्दर दो में डिवाइड होती है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो ये दोनों तरफ से किधर आती है, लंग्स में आते हैं, तो ये नॉर्मल होता है। तो अब हम यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन क्यों दे रहे हैं वो मैं बताती हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि बर्थ के बाद भी ये जो ओपनिंग है, जितने भी ये ओपनिंग्स हैं, एबनॉर्मल ओपनिंग्स जो हैं, ये ओपनिंग रहे, ठीक है। अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं देंगे और बेबी के बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी, और अगर ये क्लोज़ हो जाएंगी तो फिर ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए जब तक सर्जरी नहीं होती है तब तक के लिए हम क्या देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, ताकि ओपनिंग्स जो हैं वो वैसे की वैसे ही रहे, बंद नहीं हो। ओके, तो प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। इसके अलावा अगर बेबी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, अगर वेंटिलेशन पे रखने की ज़रूरत है तो वेंटिलेशन भी करके देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम जो करेंगे वो है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी मैंने इससे पहले सेशन में बताया था आपको। पैलिएटिव सर्जरी का मतलब ये है कि टेम्पररी सर्जरी, ठीक है, टेम्पररी मतलब कुछ टाइम तक के लिए हम ये सर्जरी करते हैं ताकि कुछ टाइम के लिए बेबी जो है वो सर्वाइव कर पाए। उसके बाद जब उसकी एज हो जाएगी, थोड़ा सा मैच्योर अगर बेबी हो जाता है, उसके बाद आप करेक्टिव सर्जरी कर सकते हैं। तो पैलिएटिव सर्जरी में हम ये यहाँ पे कौन सा करेंगे सर्जरी, ब्लैलॉक सर्जरी, ब्लैलॉक टॉशिंग शंट।
ओके, ब्लैलॉक टॉशिंग शंट हमने पढ़ा था क्या है। इसमें क्या होता है, ये जो सब क्लेवियन आर्टरी होता है, ठीक है, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी जो है उसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के साथ, ठीक है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके साथ हम सब क्लेवियन आर्टरी को कनेक्ट कर देंगे, ताकि क्या हो, यहाँ से तो ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकुलर है इसका साइज़ बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी को अगर हम सब क्लेवियन आर्टरी से कनेक्ट करते हैं तो सब क्लेवियन आर्टरी का ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में आएगा और वहाँ से फिर लंग्स के पास जाएगा प्योरीफाई होने के लिए। तो एटलीस्ट ये वाला जो फंक्शन है वो प्रॉपरली हो पाएगा। ओके, तो ब्लैलॉक टॉसिंग शंट में हम क्या करते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी के साथ कनेक्ट करते हैं, मतलब एनास्टोमोसिस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ग्लेंस सर्जरी, या शंट भी बोल सकते हो आप, ग्लेंस शंट। ओके, ग्लेंस शंट में क्या कर रहे हैं अब यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। ओके, ग्लेंस शंट में क्या करते हैं, सुपीरियर वेना कावा को, सॉरी, ओके, ये जो है सुपीरियर वेना कावा को किससे कनेक्ट करेंगे, सुपीरियर वेना कावा और जो राइट साइड को जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, सुपीरियर वेना कावा एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट साइड को जो पल्मोनरी आर्टरी जा रही है इधर से, जैसे ये है, ये यहाँ से ऐसे टर्न होगा, तो इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों को कनेक्ट करने से क्या होगा, जो भी सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आ रहा है वो डायरेक्ट राइट पल्मोनरी आर्टरी में आएगा और वहाँ से फिर लंग्स में आएगा, लंग्स से फिर लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकुलर एंड देन सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो उससे क्या होगा, थोड़े दिनों तक बेबी जो है वो सर्वाइव करता रहेगा। ओके, ग्लेंस शंट के बाद जो हम डील करते हैं सर्जरी, वो करेक्टिव सर्जरी है, जो कि नॉर्मली आप छोटे बच्चों में नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर बेबी 1 ईयर 2 ईयर का है तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको, इसके लिए टाइम होता है। करेक्टिव सर्जरी जो है वो 4 to 5 ईयर्स पे ही होता है, करेक्टिव सर्जरी, ठीक है। करेक्टिव सर्जरी में जिस सर्जरी की हम बात कर रहे हैं वो है फॉन्टेन प्रोसीजर, ठीक है, फॉन्टेन प्रोसीजर। अब इसमें क्या होता है वो मैं बताती हूँ, बट करेक्टिव सर्जरी कब हो पाएगा, 4 to 5 ईयर्स। जब बेबी 4 to 5 ईयर्स का हो जाएगा तब ये करेक्टिव सर्जरी परफॉर्म करी जाती है, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। और करेक्टिव सर्जरी से पहले जो सर्जरीज़ हम देखते हैं वो हम ब्लैलॉक टॉसिंग और ग्लेंस शंट करके देखते हैं, ताकि बेबी उतने टाइम तक सर्वाइव कर पाए। फॉन्टेन प्रोसीजर में क्या होता है वो हम देखते हैं। फॉन्टेन प्रोसीजर में यहाँ क्या कर रहे हैं, जो राइट एट्रियम है उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दे रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी के साथ। तो वेंट्रिकुलर जो है, वेंट्रिकुलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, फिर राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाएगा एंड देन उसके बाद सर्कुलेशन पूरा चलता रहेगा। तो ये था फॉन्टेन प्रोसीजर। ओके, तो ये था आपका टॉपिक आज का, ट्राइकस्पिड अट्रेशिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।